नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुख करेंगे खबरों की ओर। ऋषिकेश के सड़क दुर्घटना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूकेडी के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष त्रिवेंद्र पवार के परिवार से मिलने पहुंचे और अपनी संवेदना प्रकट की। सुबह ऋषिकेश में हुए सड़क हादसे के बाद यूकेडी के दिवंगत नेता त्रिवेंद्र पवार के परिवार से मिलने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद ऋषिकेश में मिलने पहुंचे और परिवार को ढांढस बधाते हुए संवेदना जताई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूकेडी के त्रिवेंद्र पवार राज्य आंदोलनकारी के रूप में राज्य निर्माण में उनकी अहम भूमिका रही। उनकी निधन से उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति पहुंची है और उनके परिवार से मिलकर मुख्यमंत्री ने संवेदना व्यक्त की, बल्कि हादसे की न्यायिक जांच कराने की बात की। बहुत बड़ा योगदान है उनका जाना, हम सभी के लिए बहुत दुखद है, एक अपूर्णीय क्षति है और दुर्घटना हुई है। उसकी जांच के लिए पहले आदेश कर दिए गए हैं कि इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। हम सभी इस अवसर पर दुखी हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को, सभी को इस जो असमय कष्ट आया है, इस कष्ट को। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल यानी 28 नवंबर को मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में आ रहे हैं और गृह मंत्री के इस दौरे को लेकर सरकार प्रशासन पूरी तरीके से तैयारी में जुटा हुआ है। शासन स्तर पर गृह मंत्री के इस दौरे को लेकर महत्वपूर्ण बैठकें हो चुकी हैं, जिसमें सुरक्षा जैसे कई गंभीर विषयों पर चर्चा की जा चुकी है। गृह मंत्री के स्वागत के लिए भाजपा के नेता भी पूरी तरीके से तैयार। के गृह मंत्री और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी 28 नवंबर को उत्तराखंड के एक दिवसीय भ्रमण पर आ रहे हैं। करीब 11 बजे उत्तराखंड में वो पहुंचेंगे और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में एक समारोह में शामिल होने के बाद 4 बजे करीब उनकी वापसी दिल्ली के लिए होगी। तो नगर निगम फिर छात्र संघ सहकारिता के चुनाव के बाद अब पंचायत चुनाव भी टाले जाने पर विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। ग्राम पंचायत को प्रशासकों के हवाले करने का निर्देश सरकार ने जारी कर दिया है, जिसके बाद से सियासत चरम पर है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव जहां सरकार समय पर नहीं करा पा रही, वहीं पंचायत चुनाव भी प्रदेश में अब पीछे खिसक गए। नगर निकाय जहां प्रशासकों के हवाले पहले से ही थे, वहीं अब पंचायत में भी प्रशासक नियुक्त कर दिए गए हैं। उत्तराखंड सरकार प्रदेश में जहां निकाय चुनाव पिछले 1 साल से टालने का काम कर रही है और अब पंचायत में भी सरकार के द्वारा प्रशासकों को नियुक्त कर दिया गया है। हरिद्वार जिले को छोड़कर बाकी 12 जिलों में पंचायत में प्रशासक नियुक्त किए जाने का आदेश सरकार ने जारी कर दिया है, जिसको लेकर सियासत भी अब परवान चढ़ने लगी है। कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है, ये कहते हुए कि सरकार समय पर चुनाव ना करवाकर अपनी हार को टालने का काम कर रही है। पहले निकाय चुनाव नहीं करवाए और अब तो नगर निगम छात्र संघ सहकारिता के चुनावों के बाद अब पंचायत चुनाव भी टाले जाने पर सरकार पर निशाना साधते हुए पूर्व राज्य मंत्री और उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने इसे हिटलर शाही करार दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार चुनाव न कराकर लोकतंत्र का गला घोट रही है और जनता के अधिकारों को कुचल रही है। आगे नवीन जोशी ने कहा कि सरकार ने चुनावों को टालने के लिए कई बार कोर्ट में भी झूठ बोला है, जो बेहद शर्मनाक है। उन्होंने कोर्ट से अपील की कि वो इस मामले में संज्ञान लेकर सरकार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। सरकार पूरी दमनकारी नीति उत्तराखंड के अंदर अपना रही है। लोकतंत्र का गला सरकार घोटने का प्रयास कर रही है। पहले इन्होंने नगर निकाय के चुनाव टाले, 1 साल से ज्यादा का समय हो गया। ये कोर्ट को बार बार झूठ बोलते रहे, गुमराह करते रहे कि हम 6 महीने के अंदर चुनाव करा देंगे। पहले तो इन्होंने बोला कि हम समय पे चुनाव कराएंगे, वो समय पे नहीं कराया। इन्होंने कहा कि हम 6 महीने के अंदर चुनाव कराएंगे, वो नहीं कराया। फिर 3 महीने का समय बढ़ाया, तब भी नहीं कराया।
फिर उन्होंने कहा कि हम अक्टूबर तक चुनाव करा देंगे, तब भी नहीं कराए। इन्होंने कहा कि हम नवंबर में अधिसूचना जारी कर देंगे, आज तक तो कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है। चुनाव को टाल रहे साल भर से। इन्होंने छात्र संघ के चुनाव टाल दिए, इन्होंने सहकारिता के चुनाव टाल दिए, अब इन्होंने पंचायत के भी चुनाव टाल दिए। ये किस प्रकार की सरकार उत्तराखंड के अंदर चल रही है? हम तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से हम न्याय की गुहार करते हैं कि ऐसी सरकार को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। ये लोकतंत्र का गला घोट रही है। ये चाहते हैं कि हिटलर शाही यहाँ पे प्रदेश के अंदर चला जाए। ये स्वयं राज करते रहे और किसी को चुन के आने का अधिकार नहीं है। जो चुने हुए प्रतिनिधि है उनको उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद दोबारा चुनाव ये नहीं करा रहे हैं। तो हमारा माननीय उच्च न्यायालय से निवेदन है कि स्वतः वो संज्ञान ले और सरकार के खिलाफ झूठ बोलने के उसमें, और इन्होंने क्योंकि कोर्ट को गुमराह किया और झूठ भी बोला, और इसका मतलब कोर्ट की कोई वैल्यू। वहीं वन अधिनियम को लेकर लैंसडौन से बीजेपी विधायक एक बार फिर मुखर हो गए। विधायक दिलीप रावत ने यह कहा कि प्रदेश सरकार अगर वन अधिनियम में संशोधन के खिलाफ एक दिन का विशेष सत्र नहीं बुलाती है तो वो मजबूर होकर आगामी विधानसभा सत्र में नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड 67% वन से घिरा हुआ है और ऐसे में वन उत्तराखंड के लिए एक तोहफा बनना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से आज विकास में एक बड़ी बाधा बन रहा है। तो सरकार से विशेष सत्र बुलाने की अपील की है बीजेपी के विधायक ने और वन अधिनियम को लेकर चर्चा करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर एक विशेष सत्र नहीं बुलाया जाता है तो फिर वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये है कि एक दिन का सत्र आना चाहिए और जो व्यवहारिकता है उसको लाना चाहिए, और हमें क्या आवश्यकता है ये लानी चाहिए। इसमें अगर यदि एक दिन का सत्र नहीं होगा तो मैं आपके माध्यम से सरकार से भी निवेदन करता हूं कि मुझे बाध्य होना पड़ेगा कि मैं सत्र में नहीं जा पाऊंगा। तो नगर निगम छात्र संघ सहकारिता के चुनावों के बाद अब पंचायत चुनाव भी टाले जाने पर विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। ग्राम पंचायत को प्रशासकों के हवाले करने का सरकार ने निर्देश जारी कर दिया है, और जिसके बाद से सियासत चरम पर है। यह रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव जहां सरकार समय पर नहीं करा पा रही, वहीं पंचायत चुनाव भी प्रदेश में अब पीछे खिसक गए। नगर निकाय जहां प्रशासकों के हवाले पहले से ही थे, वहीं अब पंचायत में भी प्रशासक नियुक्त कर दिए गए हैं। उत्तराखंड सरकार प्रदेश में जहां निकाय चुनाव पिछले 1 साल से टालने का काम कर रही है और अब पंचायत में भी सरकार के द्वारा प्रशासकों को नियुक्त कर दिया गया है। हरिद्वार जिले को छोड़कर बाकी 12 जिलों में पंचायत में प्रशासक नियुक्त किए जाने का आदेश सरकार ने जारी कर दिया है, जिसको लेकर सियासत भी अब परवान चढ़ने लगी है। कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है, ये कहते हुए कि सरकार समय पर चुनाव न करवाकर अपनी हार को टालने का काम कर रही है। पहले निकाय चुनाव नहीं करवाए और अब पंचायत चुनाव भी समय पर न करवाना सरकार की नाकामयाबी में शुमार हो चुका है। अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपने को देव। बीजेपी के मुंह में खून लग गया है। प्रशासक के तौर पर अपने पसंदीदा अधिकारी कर्मचारियों को बैठाया जाता है और अपने कार्यकर्ताओं के कामों को उनसे कराया जाता है इनके इन प्रकरण, और उसका लाभ वो आगे के चुनाव में लेना चाहते हैं। और ये बीजेपी की रणनीति है। बीजेपी का लोकतंत्र पर कोई भरोसा नहीं है। एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करने वाले लोग छात्र संघ के चुनाव तक नहीं करा पाए। निकाय और पंचायत चुनाव को किस तरीके से पीछे खींचा जा रहा है बार बार, ये इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि करने और करने में जमीन और आसमान का फर्क बीजेपी में है। प्रदेश सरकार ने कल शाम को आदेश जारी करके पंचायतों में प्रशासक नियुक्त कर दिए, क्योंकि पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो रहा था। सरकार के पास 3 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन ये था जिसकी मांग हमारे पंचायत प्रतिनिधि पिछले कुछ समय से करते आ रहे हैं, जिनमें उनकी ये मांग थी कि क्योंकि कोविड के दौरान 2 साल में उन्हें अपने कार्यकाल को गंवाना पड़ा, उनका कार्यकाल 2 साल कोविड के कारण इस प्रकार नहीं रहा कि वो लोगों की अपेक्षा पर खरा उतर सके और अपनी पंचायतों का वो जिस प्रकार जिस रूप में वहां काम करना चाहते थे, विकसित उन पंचायतों को करना चाहते थे, वो समय उन्हें नहीं मिला। कांग्रेस जहां सरकार पर निकाय चुनाव समय पर न कराने के आरोप जस्पा कर रही है, तो वहीं धामी सरकार के मंत्रियों की अलग ही दलील है। वो ये कह रहे हैं कि विपक्ष बेवजह आरोप लगा रहा है। केदारनाथ का नतीजा सबके सामने है, बीजेपी जीतेगी।
जहां तक चुनाव टालने की बात है तो प्रदेश सरकार निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव साथ कराने पर मंथन भी कर रही थी, लेकिन तकनीकी दिक्कत के चलते ये संभव नहीं हो पाया। अब सरकार निकाय चुनाव को पहले संपन्न कराने की तैयारी कर चुकी है, बाद में पंचायत चुनाव होगा। कार्यकाल पूरा होने के बाद एक संवैधानिक व्यवस्था है कि उसमें प्रशासक बैठाए जाते हैं। उसको एक्सटेंड करने की कोई ऐसी कोई परंपरा है नहीं, क्योंकि अभी पहली प्राथमिकता नगर पालिका नगर निगम के चुनाव हैं। अभी प्रबंध समिति की रिपोर्ट अभी आई नहीं है, क्योंकि जो ओबीसी आरक्षण का मुद्दा है वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, और उसके आने के बाद शीघ्र नगर निगम के चुनाव होंगे। नहीं, ये संवैधानिक बाध्यता है। चुनाव जब किसी भी जो हमारी संस्थाएं निर्वाचित संस्थाएं, यदि उनका कार्यकाल खत्म होता है तो उसके तुरंत बाद उसे प्रशासक फिर नियुक्त करने ही पड़ते हैं। संवैधानिक बाध्यता है। हाँ, ये बात ठीक है जो आपने कहा कि समय से पहले उसका तैयारी हो जानी चाहिए। तो यहाँ हमारा उत्तराखंड की परिस्थिति अन्य राज्यों से भिन्न मैं कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ आपदा प्रदेश भी कह सकते हैं, अनेकों बीच बीच में वर्षा का ये सब रहता है, फिर लगातार चुनाव की स्थिति भी हमारे यहाँ बन रही है। कुल मिलाकर देखें तो निकाय चुनाव जहां समय पर सरकार नहीं करा पाई, तो वहीं अब पंचायत चुनाव भी सरकार समय पर नहीं करवा पा रही। ऐसे में सरकार से जुड़े लोग ये भी तर्क दे रहे हैं कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकारें भी जब रही तब भी समय पर निकाय और पंचायत के चुनाव नहीं हो पाए। हालांकि सरकार दोनों चुनाव को साथ कराने पर मंथन कर रही थी, लेकिन ऐसे में अब देखना ये होगा कि सरकार चुनाव समय पर नहीं करा पा रही तो सवाल ये कि कब बनेगी छोटी सरकार, कब होगा चुनाव। अबे कंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। पायलट बाबा उर्फ सोमनाथ गिरी की 20 अगस्त को लंबी बीमारी के बाद उनकी मौत के बाद उनके आश्रम और संपत्ति को लेकर काफी खींचतान देखने को मिली। इसके बाद जूना अखाड़े के हस्तक्षेप के बाद पायलट बाबा की महिला शिशु नेमहा मंडलेश्वर, श्रद्धा और महामंडलेश्वर चेतना को पायलट का उत्तराधिकारी बनाया गया था। आश्रम के सातों जो संत हैं, आश्रम के संतों पर पायलट बाबा के इलाज में लापरवाही और आश्रम की संपत्ति को खुद बोर्ड करने के आरोप के बारे में पायलट बाबा के शिष्य ब्रह्मानंद गिरी ने पुलिस को लेटर दिया गया था उनके द्वारा, जिस पर कार्रवाई करते हुए एसएसपी हरिद्वार ने सीओ सिटी जूही मनराल के नेतृत्व में 6 सदस्यों की एसआईटी टीम गठित की। जिसके बाद पायलट बाबा आश्रम की तरफ से बोलते हुए प्रबंधक स्वामी ज्ञान मित्र ने जांच का स्वागत किया। उनका यह कहना है कि एसआईटी जांच से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनके सामने भी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट यानी साफ हो जाएगी। पिछले 20 अगस्त को पायलट बाबा के शरीर पूरा होने के बाद जिस तरह से उनकी संपत्ति, उनके आश्रम को लेकर कहीं ना कहीं उनके जो उत्तराधिकारी थे उनमें खींचतान देखने को मिली, जिसके बाद जूना अखाड़े ने मस्तिष्क करते हुए जो महिला संत थी उनको उत्तराधिकारी यहाँ पर बनाया। जिसके बाद जो अन्य संत थे उनमें कहीं ना कहीं संपत्ति और बाबा की मृत्यु पर सवाल उठाए गए, जिसमें ब्रह्मानंद की अब जिस तरह से ब्रह्मानंद ने हरिद्वार पुलिस को एक पत्र भेजा और उस पर अब पुलिस की तरफ से एसआईटी गठित की गई है जो ये जांच करेगी कि बाबा की मृत्यु साधारण थी या उसमें कुछ साजिश भी यहाँ पर थी। हालांकि जिस तरह से अगर हम बात करें आश्रम के जो पदाधिकारी हैं, जो आश्रम का प्रबंधन है, उसका यह कहना है कि एसआईटी गठित होना कहीं ना कहीं जो आरोप उनके ऊपर उठ रहे थे उसके लिए मददगार साबित होगा। एसआईटी के माध्यम से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से ब्रह्मानंद के साथ साथ
जिस तरह से अन्य संजय गिरी जो महंत हैं वो भी यहाँ पर सवाल उठा रहे थे। किस तरह से उनकी जो पायलट बाबा की मृत्यु हुई उस पर भी उन्होंने सवाल उठाए, तो वो भी अब दो संत यहाँ पर हो गए हैं जो इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। हालांकि SIT गठित हो गई है, अब जो प्रबंधन है उसकी तरफ से भी इसका स्वागत किया गया है। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार। बाबा जी पिछले 3 वर्षों से ही बीमार थे और उनका इलाज मतलब नेशन वाइड में जो कहे, जब यहाँ थे मैक्स में देहरादून में इलाज होता था। एक अहमदाबाद का बहुत अच्छा हॉस्पिटल वहाँ इलाज हुआ है, अपोलो में हुआ है, कोकिलाबेन में हुआ है। लास्ट में कोकिलाबेन में ही बाबा जी अंतिम सांस लिए हैं। तो ये सारे हॉस्पिटल वन ऑफ जेम्स ऑफ इंडियन मेडिकल सोसाइटी, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। अपोलो से अच्छा, कोकिलाबेन से अच्छा। और जब हम पेशेंट लेके हम कोई भी पेशेंट लेके जाते हैं हॉस्टल में भर्ती करने के बाद में सारा दायित्व डॉक्टरों को होता है कि न कि पर्सन का। मेडिकेशन कौन करेगा? नर्स करती है। और बाबा जी आईसीयू में थे, गंभीर मतलब सघन चिकित्सा प्रणाली में थे, तो वहां तो आप अपने आप एक टेबलेट भी नहीं खिला सकते, नर्स खिलाएगी। जो भी करना नर्स कराएगी, मिलने भी नहीं देंगे। सुबह आधा घंटा, शाम को आधा घंटा विजिटर अलाउड होता है। तो लापरवाही की बात कहां से आती है? तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। प्रदेश भर में युवाओं के विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे कामों को देखते हुए राजधानी देहरादून के संस्कृति विभाग के युवा आह्वान संस्था ने युवा सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें उत्तराखंड के लोकप्रिय गढ़वाली लोक गायक सौरभ मैठाणी अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान सौरभ मैठाणी और अन्य मेहमानों ने प्रदेश भर में काम करने वाले युवाओं को सम्मानित किया। हमारा जो युवा आह्वान संस्था है, ये युवा आह्वान इंस्पिरेशन अवार्ड, युवा आह्वान सम्मान इसे हम लोग कहते हैं। और हम जो एक कार्यक्रम करवाया जाता है जिसमें हम उत्तराखंड के अनसंग हीरोज को ढूंढते हैं जो अपने क्षेत्र में काम अच्छा कर रहे हैं लेकिन उनको कोई जानता नहीं है। बहुत अच्छा लगा और युवा आह्वान द्वारा ये बहुत अच्छी पहल है और इस प्रकार के जो कार्यक्रम मुझे लगता है कि होने चाहिए, क्योंकि इससे एक जिम्मेदारी भी महसूस होती है। मतलब यहाँ पे आके मैंने प्रस्तुति दी, हर एक ने सराहा, तो मुझे इससे एक जिम्मेदारी बन जाती है कि हाँ इसको और अच्छे से करना चाहिए। और युवा आह्वान जो टीम है उनका भी मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने इतना अच्छा सफल कार्यक्रम बनाया। युवा आह्वान की तरफ से बहुत अच्छी पहल है और विगत वर्षों में भी उन्होंने जो अपने अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं या इस समाज के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे वो संस्कृति का क्षेत्र हो, चाहे साहित्य का क्षेत्र हो, उन्होंने सम्मानित करने के प्रयास किया है। और मुझे लगता है कि सम्मान केवल एक प्रेरणा नहीं देता है, वो समाज को भी सजग करता है और लोगों को सजग करता है कि आप भी एक अच्छा काम करिए जिस कार्य क्षेत्र में आप हैं, ताकि आप भी उस सम्मान के अधिकारी भविष्य में बने। तो बहुत अच्छी पहल है। तो उत्तराखंड में अब राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों के प्रमाण पत्र बनेंगे, जिसमें उन्हें सरकारी नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा और राज्य में 11,000 से ज्यादा चिन्हित राज्य आंदोलनकारी हैं। इसके साथ ही राज्य आंदोलनकारी और उनके आश्रित अपने जिले के जिलाधिकारी के माध्यम से इसका प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद भाजपा प्रवक्ता विपिन कैंथोला का यह कहना है कि राज्य आंदोलनकारियों की मांगों के प्रति सरकार गंभीर रही है और उनकी क्षैतिज आरक्षण की मांग को भी सरकार ने पूरा किया है। सरकार के कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि सरकार का यह फैसला स्वागत योग्य है। राज्य आंदोलनकारियों को इसका कितना लाभ होता है ये देखने वाली बात है, लेकिन इसमें विसंगतियां पैदा होती हैं तो आंदोलनकारियों में आक्रोश बढ़ेगा और इसमें क्या पैरामीटर हैं इसका अध्ययन करना बहुत जरूरी है। देखिए, ये उत्तराखंड राज्य जो है बड़े संघर्षों के बाद हम सबको मिला है और जिन जिन लोगों ने, जिन परिवारों ने, जिन व्यक्तियों ने उस संघर्ष में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनको चिन्हित करने का काम हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। चाहे वो 2007 में जनरल खंडूरी की सरकार हो, उस समय उत्तराखंड आंदोलनकारी परिषद बनाना हो, या इस समय धामी जी के द्वारा जिस प्रकार से जो आंदोलनकारी हैं उनके पेंशन को उनके आश्रितों को देना हो, इन सब चीजों पर बखूबी हमारी सरकारों ने काम किया। इन सब लोगों को चिन्हित किया गया। निश्चित रूप से जो क्षैतिज आरक्षण की बात भी जो हमारी सरकार ने की है, उस पर भी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम धामी जी ने लिए थे और आने वाले समय में हम उत्तराखंड आंदोलनकारियों
के सपनों का ये उत्तराखंड बन सके, ये पहाड़ी राज्य देश का सिरमौर बन सके, इस ओर हमारी सरकार काम कर रही है। 10% क्षैतिज आरक्षण राज्य आंदोलनकारियों को पहले मिलता था। एक याचिका के कारण इसमें बाधा उत्पन्न हुई थी। दोबारा से सरकार ने 10% क्षैतिज आरक्षण देने का वादा किया और इसके लिए राज्य आंदोलनकारियों को, कांग्रेस पार्टी को लंबा संघर्ष करना पड़ा। सरकार के दरवाजे पर कई प्रदर्शन हुए, आमरण अनशन तक हमारे राज्य आंदोलनकारियों को करना पड़ा। अब इस पर शासनादेश जारी हो गया, अच्छी बात है, ये स्वागत योग्य है। अब देखते हैं राज्य आंदोलनकारियों को इसका कितना लाभ मिलता है। अगर इसमें बहुत ज्यादा पेचीदगियां पैदा की गई तो निश्चित तौर पर फिर से राज्य आंदोलनकारियों का आक्रोश बढ़ेगा। लेकिन अभी जारी जारी हुआ है, उसके क्या क्या पैरामीटर्स बनाए गए हैं उसका अध्ययन किया जाएगा, तभी इस पर कुछ कहा जा सके। वहीं राज्य की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बुधवार को सचिवालय में उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष मदन लाल प्रसाद को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम और आयोग की सचिव नीरज सती भी उपस्थित रही। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने मदन लाल प्रसाद को उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें इंडिया वॉइस। नमस्कार।